वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है ना। तो जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, आइए इस पर थोड़ा सा डीप नॉलेज लेते हैं, है ना। देखिए लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, इसको आपने क्लास 9th में ही एक बार देख चुके हैं, लेकिन क्लास 9th का लेवल जो था वो एक थोड़ा सा लिमिटेड लेवल था, और इस स्टैंडर्ड में लेवल आपका थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है ना। तो इसी पर हमको डिस्कशन करना है कि मतलब आखिर ये है क्या, या इसको मतलब लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ऐसा ही बोलते हैं सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। किसने दिया था ये सब आप जानते हैं, किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे अगर आप नहीं भी जानते हैं, पहली बार आए हैं लेक्चर पर, तो आप इसको एक बार देखिएगा। आई होप कि आपको आनंद आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट क्लास 9th, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लास 9th और 11th के लेक्चर सिमिलर हैं, मतलब सेम लेक्चर्स हैं। क्लास 9th में जो भी है वही क्लास 11th में है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसका लेवल हाई कर दिया गया। क्लास 11th का लेवल हाई कर दिया गया और क्लास 9th का लेवल थोड़ा सा डाउन है, ठीक है ना। और थोड़ा सा भी बोल के तो बहुत डाउन है, ये आप सबके लिए काम आएगा। आइए देखिए, आपको याद होगा 1686 में न्यूटन ने कहा था, किसने कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे पर क्या लगा रही हैं, आकर्षण बल लगा रही हैं, जो एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो या फिर वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, अर्थ, प्लैनेट, सैटर्न, ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। एक मिट्टी का कण, दो बच्चे, आप दोनों लोग सीट पर बैठे हैं, आप दोनों लोग, ये सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन फिर दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम किसी पेन को या कोई चीज छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो हमने देखा वो नीचे चला जाता है। फिर भी हम दो लोग जब आकर्षण बल लगा रहे हैं, तो हम दो लोग सीट पर बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में ही कि जो दो बॉडियां होती हैं, सपोज दैट बॉडी 1 और 2, ये एक दूसरे पर r मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। एक इमेजिन करो, सेंटर टू सेंटर पॉइंट इनका क्या है, r है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, पढ़ा हमने। इसका मतलब जब ये दोनों एक दूसरे पर लगाती है फोर्स, तो एक ही सीट पर बैठे दो बच्चे, एक ही सीट पर बैठे दो बच्चे एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करते। इसका कारण सिर्फ इतना है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, मतलब कि नेग्लिजिबल वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जब आपने देखा कि इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब क्या कर रही हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन हम आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे या आप हमको आकर्षित नहीं कर पा रहे, इसका क्या मामला है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं, ये न्यूटन ने प्रूफ कर दिया है। कब, 1686 में ही, 1686 में इन्होंने प्रूफ कर दिया। इन्होंने कहा कि जो भी जितनी भी चीजें हैं जो द्रव्यात्मक हैं, जिनका द्रव्यात्मक मतलब उनका कुछ मास हो, वो क्या करती हैं, दो बॉडीज हैं और उनका कुछ मास है, इन दोनों बॉडी के मास के जो गुणनफल है, प्रोडक्ट्स है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किनके, उनके बीच में अप्लाई होने वाले फोर्स। क्या उन्होंने कहा, सपोज दैट ये मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है, तो न्यूटन ने कहा था, लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट है, मामूली आदमी नहीं था, तो लेट एंड ग्रेट साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये F जो लग रहा है, ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर लगा रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट के रियल मासेस, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर दोनों बॉडी के या किसी एक बॉडी के मास को हम इंक्रीज कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास को डिक्रीज कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साथ में इन्होंने एक दूसरा इक्वेशन भी दिया था, इन्होंने कहा था कि F जो होता है, जो फोर्स होता है, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर।
The gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between them। और वो डिस्टेंस होता कहाँ है, सेंटर टू सेंटर होता है। इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी को हम इस r मानते हैं। क्या किसी किसी बुक में अगर ये d मिल जाता है तो आप परेशान मत होइएगा कि एजम्पशन है ये, है ना। तो इन्होंने r ही मान करके लगाया था या d ही मान करके लगाया था। अभी इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करिए, आपको मिल जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपको एक g रखना पड़ेगा, अभी इस पर डिस्कशन करते हैं। g रखना पड़ेगा और इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये g क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे आप अनुक्रमानुपाती नियतांक कह सकते हैं। क्या कहते हैं आप, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें सबसे मार्वलस चीज जो आ गई वो कैपिटल जी आ गया। कैपिटल जी जो है ये पूरे इनवर्स में किसी भी जगह पर, सब जगह पर फिक्स्ड है इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू है क्या, ये आपको याद कर लेना चाहिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मेमोराइज कर लीजिए। वैसे आप क्लास 9th में लर्न कर चुके हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको जस्ट याद आएगा कि हाँ ये क्या चीज है। अब देखिए न्यूटन ने इसको क्या कहा था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इनवर्स में मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मून पर भी ये वैल्यू सेम होगी, अर्थ पर है ही है, जुपिटर पर भी होगी, मार्स पर भी होगी, सैटर्न पर भी होगी, नेपच्यून, मतलब जहां भी आप देखेंगे ये वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। मतलब ये वैल्यू फिक्स मिलेगी, कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब फिर देखिए इस g का जो वैल्यू है ये किसी ऑब्जेक्ट के प्रकृति पर, मतलब कि नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर क्या है, ना ये किसी इस प्लेस पर डिपेंड करेगा। इस पर स्पेस मतलब कि प्लेस पर भी किसी के डिपेंड नहीं करेगा, मतलब मैंने देखा ना ही उसके मास पर डिपेंड करेगा, ये मास पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर उसकी प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करेगा, टेम्परेचर वहां का ताप कैसा है, वो जगह कौन सी है, उसका द्रव्यमान कितना है, इन सारी चीजों पर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा तो फिर किस पर करेगा, ये किसी चीज पर खास कर डिपेंड नहीं करेगा। बस ये समझने वाली बात अभी बताता हूं, अगर ये किसी पर निर्भर नहीं है, अगर ये किसी पर निर्भर नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे बुध की, तो बुध सबसे नजदीक ग्रह है, बोलिए बुध क्या है, सबसे नजदीक ग्रह है। अब ये सबसे नजदीक जो ग्रह है उसका टेम्परेचर बहुत है, अगर ये चेंजेबल होता, अगर ये वैल्यू प्लेस टू प्लेस या पोजीशन टू पोजीशन चेंज कर रहा होता या रिगार्डिंग टू टेम्परेचर चेंज कर रहा होता तो क्या हो जाता, बुध पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती, चेंज हो जाती। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, इसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। आइए अब थोड़ा सा और हम डीप बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पर होते हैं। जैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो अभी आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो बोल दिया, या साथ में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया, ये किस पर निर्भर करता है, इस पर हमको डिस्कशन करना चाहिए एक बार, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि ये क्या है, आखिर ये क्या चीज है। ठीक, आइए फिर हम इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है उसकी मास पर। अभी जस्ट मैंने बोला कि सपोज दैट, अभी आपने इक्वेशन आपको मिल गया F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। पहले इस समीकरण को याद कीजिए, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का, है ना, बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र इसी को कहते हैं। और बल जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, वो आप जानते ही हैं। अभी इन सब पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मन कर रहा है तो आप एक काम करिए, पहले एक जी का इक्वेशन बनाइए। तो अगर मैं जी इक्वल टू रोकूं यहाँ जी को, बाकी सब इधर भेजूं तो क्या मिल जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, है ना। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जी का यूनिट हो जाएगा, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा।
ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब आर है, तो आर का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है, और डिवाइडेड बाई केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका यूनिट है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका सूत्र है, सॉरी मात्रक है। थोड़ा सा अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, किसकी बात करूं? डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहूं तो आसानी से इसका भी निकाल सकता हूं। आइए देख लेता हूं। अब डायमेंशनल फार्मूला तभी मालूम होता है, इसको बीमीय सूत्र कहते हैं। बीमीय सूत्र तब मालूम होता है जब हमें उसका फार्मूला मालूम होता है, जब उसकी एसआई फार्मूला मालूम होता है तब हम निकाल सकते हैं। तो न्यूटन का फार्मूला अगर आप याद करना चाहें तो न्यूटन मतलब फोर्स है, फोर्स का क्या होता है बोलिए जी? F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, मास है तो m होगा, एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो एल टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये किसका? एल, न्यूटन का मात्रक है। मीटर मतलब L/2 होता है, और साथ में देखिए नीचे केजी है, केजी का मतलब मास होता है, मतलब m2 हो जाएगा। बोलिए m2 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इन सबको ऊपर लेके जाए तो मिल जाएगा आपको mLt के पावर -2, m नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 और L2, ये बनेगा बीमा। देखें L यहाँ अकेला है, L -2 में है, तो -1 -2 +1 मतलब -1 हो जाएगा, m -1। L देखिए आप, L यहाँ भी है और L2 यहाँ भी है, तो L2 3, L3 हो जाएगा, और T टू की पावर -2। ये किसका? G का क्या है? बीमीय सूत्र। इसको भी याद कर लीजिए आप। उसके बाद में अगर बीमीय सूत्र याद हो गया हो तो आपको डिपेंडेंसी में बताना चाह रहा हूं कि मतलब क्या होगा अगर इन बॉडीज का मास बढ़ जाए तब क्या होगा, अगर इन बॉडीज का मास घटा दिया जाए तब क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस पर डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं। आइए देखते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। वैसे फोर्स ये 2 गुने भी होते हैं, 4 गुने होते हैं, कैसे होते हैं? वैसे हो सकता है आपने क्लास 9 में, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9 पर इस पर डिस्कशन किया होगा, आई होप। अगर नहीं किया है तो यहाँ तो मैं क्लिक करने ही रहा हूँ, है ना। कंटिन्यूटी बनाए रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होंगे तब नहीं समझ में आएगा, नहीं परेशान होंगे तो समझ में आएगा, है ना। आइए, जल्दबाजी कोई नहीं है, इसीलिए आपको समझ में सब कुछ आएगा। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, इसके डिपेंडेंसी की। तो F इक्वल टू आपको अभी जस्ट एक इक्वेशन दिखाई दिया, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक इक्वेशन है। अगर g तो कांस्टेंट है, मतलब कि इसकी वैल्यू हर प्लेस पर सेम ही है, m1। अगर दोनों बॉडी के मास को m1 को भी 2m1 कर दिया जाए और m2 को भी 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2m2, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जो नया फोर्स होगा सपोज दैट वो F डैश है, तो F डैश क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। चेक करो, अगर आप इसकी प्लेस पर 2m1 और 2m2 लिख दोगे और अपॉन r स्क्वायर, तो 2 दूना 4, अगर आप देखो तो g पहले से है, तो g और 2 दूना 4, 4 बाहर आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वही 4 गुना। और क्या यही f है, तो 4 इंटू f नहीं कहेंगे आप, जो फोर्स F डैश आया वो क्या हो गया, 4 गुना हो गया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको या किसी एक बॉडी के मास को 2 टाइम करते, अगर आप एक बॉडी के मास को करते तो सिर्फ 2 टाइम हो जाता, मतलब 2 हो जाता F। बात समझ आ गई? F डैश जो होता वो क्या हो जाता, 2F हो जाता। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं डिस्टेंस को 2 टाइम कर दूं, मतलब कि 2r कर दूं, r इक्वल टू क्या हो जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो F इक्वल टू आपको मिलने वाला है g m1 m2, तो वैसे रहेगा अपॉन 2r का स्क्वायर, मतलब मिल जाएगा g m1 m2 अपॉन 4, 2 2 जो 4 r स्क्वायर। अगर आप देखिए तो क्या इसको आप बाहर भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4, और ये क्या है, F है, तो ये हो जाएगा F/4। ध्यान से देखिएगा, जो नया फोर्स बना F डैश, वो क्या हुआ, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया गया तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज कर गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 3 टाइम्स किया होता, सपोज दैट इसको 3 टाइम किया होता, तो 3 3 जा यहाँ क्या हो जाता, 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाता, और इस 9 को आप जो बाहर लाते तो 1/9, मतलब क्या हो जाता, 9 टाइम्स घट जाता। क्या हो जाता, 9 टाइम्स आपकी वैल्यू हो जाती, घट जाती। बात समझ में आ गई? अगर 4 टाइम्स की होती तो 4 4 जा 16 टाइम्स घट जाती।
लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इस डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, मतलब जो r था उसको r/2 कर दिया जाए, हाफ करके पुट कर दिया जाए, तब क्या होगा, F इक्वल टू मिल जाएगा आपको g m1 m2 अपान r नहीं r/2 का स्क्वायर होने वाला है, इसका मतलब F इक्वल टू g m1 m2 अपान r नहीं r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सॉल्व करिए, g m1 m2 इंटू 4 अपान r स्क्वायर। देखिए 4 बाहर आएगा तो g m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये f है, ध्यान से देखिए 4f हो गया, क्या f डैश, जो नया फोर्स आया 4 f डैश हो गया, मतलब 4 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि जब ध्यान से देखिएगा, जब उसके बीच की डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर दो बॉडी है उन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स क्या हो जाए, सॉरी डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तब क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? अगर डिस्टेंस को बढ़ाया गया तो फोर्स घट जाएगी, और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज किया गया, सॉरी अगर डिस्टेंस को बढ़ाया गया, यस डिस्टेंस को अगर बढ़ाया गया तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, और अगर डिस्टेंस को घटा दिया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी के साथ हम फिर डिस्कशन को ब्लॉक करते हैं और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लगे रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।